हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर एक और डीपीपी और सारे क्वेश्चंस और क्लैरिटी और अच्छा कंसोलिडेशन लाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। आई होप यू नो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बहुत सारी डिटेल्ड डिस्कशंस की हैं अभी तक। उसी कड़ी को, उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को और मजबूत करेंगे और क्लैरिटी डेवलप करेंगे इसी कंसेप्ट पर। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर और बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस डीपीपी, क्या आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर ये डीपीपीज अपलोड हो जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डीपीपीज के लिंक मिलेंगे जो आप डाउनलोड करके इन डीपीपीज को लेक्चर से पहले एक्सेस कर सकते हैं और इन डीपीपीज को खुद से भी सॉल्व करके रख सकते हैं। आई होप यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, मतलब आप सारे डीपीपीज मेरे सॉल्व करवाने से पहले खुद से सॉल्व कर ले रहे हैं। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। नॉट जस्ट दैट, कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा मॉड्यूल प्रोवाइड करता है आपको जो हमेशा किंडरगार्टन से K-12 तक सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ आपको एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पर क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। नॉट जस्ट दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनटीएसी, ओलंपियाड, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सारी चीजों की अलॉन्ग विद दैट आईआईटी जेईई नीट, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैग्नेट ब्रेन्स आपको तैयारी करवाता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन पे। और अगर मैं बात करूं आपसे कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। सबसे पहली चीज, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे उसके हर एक सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक के प्रॉपर डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस। उन टॉपिक्स के जब एक्सप्लेनेशंस आप देखेंगे तो काफी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स रखे जाएंगे ताकि उनके थ्रू हम हमेशा आपको कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी सिखा पाएं, उन कंसेप्ट्स का एक अच्छा सेंस, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाएं। अलॉन्ग विद दैट, हमेशा जब कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक की डीपीपीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे। उनकी डीपीपीज आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी उन डीपीपीज को डाउनलोड करके आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस टॉपिक को और बेहतर और मजबूत बना सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ। अलॉन्ग विद दैट, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको www.magnetbrains.com या फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एज इट इज उपलब्ध है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब आपको पीडीएफ्स दिए जाएंगे डीपीपीस के, तो उन डीपीपीस की प्रैक्टिस के लिए भी, मतलब उन डीपीपीस की प्रैक्टिस के बाद उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड दैट टू और अदर एवरीथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस प्रेजेंटेशन और दिस स्लाइड इज अवेलेबल और मेड अवेलेबल फॉर यू और टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी हिडन कॉस्ट या हिडन चार्ज के। अलॉन्ग विद दैट, जब डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशंस आपके लिए क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीजें एज इट इज हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पर replicate होती हैं and the same things are also replicated on our YouTube channel Magnet Brains ITG NEET as well. Along with that, please students इस बात को याद रखिए कि हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि हमारे चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs आपको प्रैक्टिस करवाएं ताकि इन चीज़ों की बेहतर प्रैक्टिस हो आपको। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे स्टूडेंट्स, ये हमेशा से हमारा यकीन है उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उतनी अच्छी क्लैरिटी, उतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की आपकी डेवलप होगी। अलॉन्ग विद दैट, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि आपको ना सिर्फ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज या डीपीपीज करवाई जाएंगी, बट यस ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आईआईटी जेईई के हम सॉल्व करेंगे। मतलब आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में पूछे गए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली एग्जाम की क्वेश्चंस के पीछे की मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस क्या होती है, मतलब व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, व्हाट इज द रीजनिंग, उनकी साइकी क्या है, मतलब ऑन व्हाट बेसिस आर दे डिसाइडिंग और चूजिंग और क्रिएटिंग क्वेश्चंस, हम ये भी समझेंगे। और हम समझेंगे कि इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड की जाती है इस पीवाईक्यू सेक्शन के दौरान जब हम पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स की जो सब हम कुछ करवा रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आपके डाउट्स विल नॉट गो अनएड्रेस्ड। उन डाउट्स को भी एक्नॉलेज किया जाएगा, उन डाउट्स को भी एड्रेस किया जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको दिखेगा आस्क मी योर डाउट। इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। आप वहां पर क्लिक करके अपने सारे डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन डाउट्स को भी हम इन्हीं लेक्चर्स में एक प्रॉपर डाउट लेक्चर बनाएंगे और उसमें आपके सारे डाउट्स भी
एड्रेस करेंगे। बट हमेशा एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, डाउट्स रेलेवेंट रखिए। रेलेवेंट का बड़ा सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स की जो डाउट्स आपके हैं वो कंटेंट या वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं उस तक ही सीमित हो, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी का कियोस क्रिएट करूं कोई और ऐसे डाउट्स एड्रेस करके जो टॉपिक्स बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े और उन्हें नहीं समझ आएंगे। तो अभी तक कोशिश करिए कि चीजें आप वही पूछें जो या तो आपको पढ़ाई जा चुकी है या पढ़ाई जा रही है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, कुछ जेनरिक, कुछ सिंपल से, कुछ रेगुलर से अगर डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। उन डाउट्स को भी हम टाइमली इशू या रिजॉल्व करेंगे, उन इश्यूज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स कि आपके सारे कमेंट्स हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, जब भी वक्त मिलता है आपके इश्यूज, आपके कंसर्न्स सुनते रहते हैं। तो कोई भी परेशानी है बेहिचक निसंदेह लिखिए, उन्हें भी हम रिजॉल्व टाइमली करते रहेंगे इफ इट इज रिजॉल्वेबल, है ना। अलॉन्ग विद दैट डेफिनेटली एक बात और समझिए स्टूडेंट्स की आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान किए जाएंगे, यानी कि आप अपने चैप्टर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन को आप एक्चुअली एसेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इस चैप्टर में आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उस चैप्टर का टेस्ट देकर कि जो सब आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बेसिस पे आपकी तैयारी हो पा रही है या नहीं, मतलब आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी किया जा सकता है चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, आपके सारे टीचर्स आपके साथ हैं, आपके टीचर्स हमेशा आपको गाइड करेंगे, आपको हमेशा पुश करेंगे कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने के लिए। तो हमेशा हर वक्त टाइमली ऑल द फैकल्टी मेंबर्स विल कीप कमिंग और आपको हर चीज को लेकर गाइडेंस, अपडेट्स देते रहेंगे, चाहे वो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन हो या कोई और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम हो, हर चीज को लेकर विल कीप कमिंग एंड कीप गाइडिंग यू ऑल। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, है ना। जो भी कंसर्न्स हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए, उन्हें हम रिजॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ऑफ कोर्स आप एक बात समझो स्टूडेंट्स कि आपके चैप्टर्स के चैप्टर वाइज रिवीजन भी होंगे, यानी एक वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होगा, यानी पूरी चीजें हो जाने के बाद एक और वन शॉट रिवीजन बनाएंगे जिसमें आपको और अच्छे से चीजें क्लियर करेंगे, ताकि फाइनली अगर कुछ आपसे मिस हुआ है, कुछ गलत हो गया, कुछ आपने नहीं पढ़ पाया, कुछ नहीं समझ आया, तो देयर इज अनदर चांस कि जिसके थ्रू आप वापस वो चीजें रिवाइज कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं है इन सब का, ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, दिस इज दी प्रोसेस। मतलब जब ये सारी स्टेप्स आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं तब आप एमसीक्यूज, मतलब ये सारी चीजें कर जाने के बाद आप वन शॉट रिवीजन पे आएंगे। मैं कभी भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वन शॉट रिवीजन इज एन ऑल्टरनेटिव व्हिच शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, ये तो आपको करनी ही है। इनके अलावा आप चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी करेंगे एग्जाम के वक्त, ताकि आप फटाफट एक क्विक रिवीजन में पूरा चैप्टर खत्म कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर ध्यान दें। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके मॉक्स देना, उस एग्जाम के एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर बेस्ड, उसी सिलेबस पर बेस्ड, उसी चीजों पर बेस्ड वैसे के वैसे पेपर्स उस रियल टाइम एनवायरनमेंट में देकर देखना, ताकि आप एक्चुअली उस प्रेशर को फील कर पाए, आप एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाए, आप समझ पाए कि आप किस सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करने वाले हैं, कहां पर कैसे करने वाले। इट्स लाइक नेट प्रैक्टिस, बट एक प्रॉपर नेट प्रैक्टिस, इट्स लाइक मॉक ड्रिल, है ना, कि आप एक्चुअली देख रहे होंगे अपने परफॉर्मेंस, एनालाइज कर रहे होंगे अपने स्कोर, इवैल्यूएट कर पा रहे हो अपना स्टैंड की देखो मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट वीक है, मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, मैं इस सेक्शन में ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ। ये सारी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके हम आपकी रैंक, आपका स्कोर भी ऑप्टिमाइज करवाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट स्टूडेंट्स। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि ये सारी की सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। डू यू नो दैट? चलिए विद दैट फाइनली अब आते हैं हमारे आज के लेक्चर पर, और आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के साथ। जी हाँ, शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपने डीपीपी सॉल्व की है, आपने पीडीएफ को अच्छे से देखा है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, अभी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार डीपीपी सॉल्व करके रख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। नॉट जस्ट दैट, इस डीपीपी के दौरान, डिस्कशन के दौरान भी मैं चाहूंगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन मिस हुआ है या अगर आपने नहीं किया है, सो पॉज द स्क्रीन, सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वॉच द सोल्यूशन। आप खुद से सारे सोल्यूशन एकदम मुझसे ही मत करवाइए। जैसा हमने शुरुआत से डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, मैथ सॉल्व करना या आईआईटी जेईई की तैयारी करना इज लाइक स्किल, इज लाइक डेवलपिंग अ स्किल, और इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको खुद से एफर्ट्स डालने होंगे। जैसे हम शुरुआत से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए आपको खुद से उस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा कहा जाता है बिना रियाज के रवायत नहीं आती, मतलब आपको एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए, एक्सपर्टाइज यानी मास्टरी, एक्सपर्टाइज बिल्ड करने के लिए आपको हमेशा एक सही प्रैक्टिस, एक राइट प्रैक्टिस करनी ही होगी, और वही चीजों को करवाया जा रहा है, बट वो आपको खुद से इनिशिएट करना होगा। मैं सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा, बट आपको भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग यू टू डू, कि क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए और फिर हम इसका सोल्यूशन साथ में डिस्कस करेंगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स।
आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया। अब हम इसे साथ में देखेंगे। देखो वो क्या लिख रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉन पीरियोडिक। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि करके कि स्टूडेंट्स पीरियोडिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, जो नहीं होगा उसे मार्क करेंगे। अगर मैं सीधे ऑप्शन ए से शुरू करता हूँ, देखो जल्दी से एक बात समझो स्टूडेंट्स, ये जो साइन है दिस इज क्लियरली द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो साइन है दिस इज डिनोटिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। अब अगर सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्या हमने कुछ ऐसा सीखा है सर? बड़ी ही सिंपल सी थ्योरी थी, आप याद करिए स्टूडेंट्स, कि दुनिया के किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये बात याद है। सिमिलरली यही थ्योरी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो अगर मैं इस वाले पार्ट को यहां शिफ्ट करूं, सो कैन आई राइट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को सर मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसी के बेसिस पर मैं कंक्लूड कर सकता हूं सर कि सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, विच मींस जो ऑप्शन ए में दिया गया है सर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स ये क्या है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नथिंग बट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू दिस। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन याद करिए, वो ग्राफ जो हमने कई दफा डिस्कस किया है, याद आ रहा है आप सभी को? ये जो ग्राफ हम हर बार बनाते आए हैं, ऐसा एक ग्राफ है ना, आई होप आपको याद आ रहा होगा सभी को। और इस ग्राफ की खास बात क्या है कि सर ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, दिस इज गेटिंग रिपीटेड। यही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यही रेंज बार बार रिपीट हो रही है एक्स की पर्टिकुलर वैल्यूज के बाद। सो कैन आई कंक्लूड कि हाँ सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन जो होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है फंक्शन है, ये डेफिनेटली एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो ऑप्शन ए का तो आंसर होने का सवाल उठता नहीं है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो ऑप्शन ए तो गलत है, क्योंकि सर ऑप्शन ए तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, हमें पता है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट इट्स पीरियड, क्या आपको पता है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। आई होप यू रिमेंबर दैट, क्योंकि 1 के बाद ये वापस अपने आप को रिपीट करता है, मतलब 1 वैल्यू के बाद जैसी वैल्यू 0.1 की होगी वैसे ही 1.1 की होगी, वैसे ही 2.1 के फ्रैक्शन पार्ट की होगी। आई होप आपको ये बातें याद आ रही है। उसी बात के साथ अगर मैं ऑप्शन ए को समझ चुका हूं तो क्या मैं ऑप्शन बी को स्टडी कर सकता हूं? स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहा है f of x is equals to 1 if x is a rational number and it is 0 if it is an irrational number. To be very honest, yes, this is still a periodic function. अगर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको डेवलप करवाना चाहूं तो मैं कहूंगा ऑप्शन बी भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है? आप बात को समझो स्टूडेंट्स, हर दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होते हैं, और हर दो इरैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये एक ऑस्किलेटिंग फंक्शन होगा। ऑस्किलेटिंग फंक्शन समझते हो स्टूडेंट्स? मतलब अगर मैं बहुत ही छोटे से लेवल पे बनाऊं, मतलब बहुत ही छोटे से लेवल पे अगर इसका ग्राफ क्रिएट करूं, तो अगर यहाँ कहीं 0 है सर और यहाँ कहीं 1 है, तो 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट होगा। मतलब मैं बहुत ही ग्रैंड लेवल पे बनाऊं तो ऐसा फ्लक्चुएट होता रहेगा, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बड़ी बेसिक सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका ग्राफ 0 1 पर फ्लक्चुएट होगा और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ फ्लक्चुएट होगा। मतलब अगर यहाँ ये 0 तो यहाँ पे होगा 1, फिर यहाँ कहीं होगा, और ये भी मैंने बहुत जूम आउट करके बनाया, मतलब बहुत ही ग्रैंड सा बड़ा सा व्यू है ना। मैं कह रहा हूँ कि बहुत मतलब 0.1 या अदर आई वुड से 0.0001 और 0.000011 इनके बीच में भी बहुत सारे और अदर आई वुड से इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होंगे। और सिमिलरली दो कोई से भी रैशनल नंबर ले लो आप, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। कोई से भी दो नंबर, यू टेक एनी टू नंबर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इस बेसिस पे मैं कहूंगा कि नंबर बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ ऑस्किलेट होगा 0 से 1 के बीच में, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1, मतलब चलते ही रहेगा 0 1 0 1 0 1। एंड कैन आई से अगर ये ऐसा ऑस्किलेट हो रहा है, अगर ये ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है 0 1 0 1 0 1, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कि फटाफट स्विच कर रहा है, मतलब यू विल नॉट इवन रियलाइज कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ बनेगा, मतलब वेव टाइप ही बनेगा बट 0 1 0 1 0 1 ही चले जा रहा है। तो डू यू रियलाइज कि इतना क्लोज कि 0 1 0 1 0 1, मतलब आप इसको डेफिनेटली पीरियोडिक फंक्शन ही कहेंगे। रादर आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे कि थोड़ा सा कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, कभी एकदम 0 हो रहा है कभी एकदम 1 हो रहा है, बट इतना स्विच करेगा 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 0 फिर 1, ऐसे चलता चला जाएगा। आई होप यू रियलाइजिंग माई पॉइंट। तो मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब 0 से 1 के बीच में चलता रहेगा तो मैं कहूंगा f of x जो 1 है, जब
x एक रैशनल नंबर है और f ऑफ x 0 है जब जब x एक इरैशनल नंबर है। तो चलता रहेगा सर, ये कभी रैशनल कभी इरैशनल, फिर रैशनल फिर रैशनल, ऐसे आते ही रहेंगे। और जब ऐसे नंबर्स आते ही रहेंगे तो कहना इसे 0 से 1 के बीच में स्विच करता रहेगा। और अगर ये 0 से 1 के बीच में स्विच करता चला गया तो इट विल बिहेव लाइक एन ऑस्किलेटिंग, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेव की तरह इसका ग्राफ बनेगा, मतलब 0 फिर 1 0 फिर 1 0 फिर 1। और अगर ऐसा चला जा रहा है तो डेफिनेटली आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, इसकी भी रेंज फिक्स है और वही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। और यही तो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर चंक, वो ग्राफ अपने आप को दोहराता है। और यही तो होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स कि वो 0 1 0 1 0 1 चलता ही रहेगा। आर यू रियलाइजिंग माई पॉइंट? मतलब अगर सर f ऑफ x कुछ है, अगर f ऑफ x 0 है तो डेफिनेटली f ऑफ x प्लस t भी 0 होना तय है। नॉट जस्ट दैट, ऐसा चलता ही रहने वाला है फॉर एनी रैंडम वैल्यू ऑफ t। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो यस, इसका मैं एक बहुत ही फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं अनहेजिटेटिंगली कहूंगा कि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी वही सेम वैल्यूज रिपीट होती चले। इट्स लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन। आई होप यू रिमेंबर, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है सर? वो एकदम स्ट्रेट एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है, ऐसा चलता चला जाता है। तो ये इसका एक फंडामेंटल पीरियड हम डिफाइन नहीं कर पाते। सेम कहानी यहाँ पे हो रही है, 0 1 0 1 पे वो फ्लक्चुएट होगा, उससे छोटा चला जाएगा और उस बेसिस पे हम कहेंगे कि सर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होना तय है, क्योंकि 0 या 1 0 या 1 0 1 0 1 चलेगा और या तो रैशनल होगा नंबर या इरैशनल, तो वो डेफिनेटली पीरियोडिक होगा, क्योंकि बात सेम बार बार रिपीट होगी। आई होप यू आर रियलाइजिंग माई पॉइंट। तो पॉइंट आई होप आपको बी भी समझ आ रहा है कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही पीरियोडिक फंक्शंस हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट। विद दैट, अगर मैं ऑप्शन सी को समझता हूँ, सर हो सकता है शायद ऑप्शन नॉन पीरियोडिक हो, क्योंकि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ये तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो सर ट्राई करते हैं ऑप्शन सी के बारे में क्या ख्याल है। ऑप्शन सी लिखा क्या है पहले तो वो समझिए स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ओवर 8 अपॉन, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स, आई बिलीव ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स इन 1 प्लस कॉस एक्स। तो पहले लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसे लिखेंगे 8 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एंड देन इट इज एडेड, आई बिलीव इसमें ऐड किया जा रहा है 8 अपॉन, इसमें ऐड किया जा रहा है 8 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। सर डेफिनेटली पीरियड यहाँ से निकाला जा सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हमने सीखे हैं, आपको याद आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपको रियलाइज हो रहा है, अगर उसको आप डिनोमिनेटर में भी ले जाएं पीरियोडिक फंक्शन को, तो भी वो पीरियोडिक ही रहता है। उसका अंडर रूट भी ले ले तो भी पीरियोडिक ही रहता है। आपको ये बातें आई होप याद होंगी। तो बड़ी स्टैंडर्ड सी सिंपल सी बातें हमने की हैं, याद करिए स्टूडेंट। जैसे एक बात हमने की थी कि सर एफ ऑफ एक्स अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, अगर एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, तो हम अनहेजिटेटिंगली कहते थे कि 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड टी। नॉट जस्ट दैट, हम कहा करते थे सर कि अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड टी। तो कंक्लूजन, ये पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट जस्ट दैट, आप सर एफ ऑफ एक्स में कुछ मल्टीप्लाई कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, मतलब एफ ऑफ एक्स को सर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो या उसमें से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, तो भी वो एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक, मतलब ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी भी एक पीरियोडिक फंक्शन रहेगा विद पीरियड टी। सो पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर चीजें ज्यादा बदलने वाली नहीं है। इवन इफ आई वर टू टेल यू कि सर अगर ये पीरियोडिक फंक्शन में अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, मेजरली आई वुड से ऐड हो रहे हैं, जैसे अगर एक फंक्शन है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो हम कहते थे सर इन दोनों का अगर मैं पीरियड निकालना चाहूँ और कहे मुझसे कोई कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शंस हैं और इन दोनों के पीरियड्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों या तो हो तो रैशनल हो या दोनों इरैशनल हो, क्योंकि इरैशनल नंबर्स में एलसीएम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और दूसरी बात, रैशनल और इरैशनल तो एलसीएम निकल ही नहीं सकता है। तो अगर ये दोनों नंबर्स के पीरियड्स कुछ डिफाइंड हैं और उसका पीरियड है लेट्स से P1, इसका पीरियड है P2, तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स, याद आ रहा होगा आपको कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का जो पीरियड होगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड पीरियड ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरीके से हमने चीजें पढ़ी है, राइट। यही कंसेप्ट लगाकर मैं ऑप्शन सी को बहुत इजीली देखकर ही कह सकता हूं पीरियोडिक है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो देखो एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। क्या मैं इसे ऐसे सोच सकता था, दिमाग लगाइए, 8 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस एक्स से, तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है 8 माइनस 8 टाइम्स कॉस एक्स। आई होप यू ऑल कैन सी दैट। सिमिलरली इस 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 टाइम्स कॉस एक्स। आई होप यू रियलाइज दैट। डिवाइड अगर मैं इसको करता हूं तो देखो डिवीजन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा इससे, मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप ये फंडा, ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है और यही आपका क्या चला आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका चला आ रहा है एफ ऑफ एक्स। अब इसे मैं थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो आपको ये चीज नजर आ रही है स्टूडेंट्स कि सर आप पहले तो इससे कैंसिल कर सकते हो 8 कॉस एक्स और ये 8 कॉस एक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 8 प्लस 8 हो जा रहा है 16
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप आपको ये साइन फंक्शन हमारी आइडेंटिटी याद है कि सर हमने ये पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है दैट इज ऑलवेज 1। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है स्टूडेंट्स, है ना, इसे हमने डिस्कस किया है। तो फाइनली मैं क्या रिवील करूंगा, मैं क्या कंक्लूड करूंगा, 8 प्लस 8 कितना होता है सर 16। तो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा √16 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे क्लास, इसे हम सीधा सीधा लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, आप इसे लिखना चाह रहे हो साइन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि इस पर लगा हुआ है स्टूडेंट्स √, आपको नजर आ रहा है इस पर लगा हुआ है √। वैसे आप चाहें तो यहीं से कंक्लूड कर सकते हो, बट फिर भी क्या आपको याद है स्टूडेंट साइन एक्स कॉस एक्स इनकी जो पावर होती है अगर वो एक इवन पावर होती है तो हमारा जो इन फंक्शंस का पीरियड होता है वो 2 पाई से पाई हो जाता था। याद करिए जैसे साइन एक्स कॉस एक्स ये जो फंक्शन है या हमारे कॉसेक एक्स या सेक एक्स जो फंक्शन है इनका पीरियड वैसे तो 2 पाई रहता है, बट अगर इन पे पावर इवन चढ़ा दी जाए साइन टू द पावर 2x या साइन टू द पावर 4x तो इनका पीरियड हमेशा पाई हो जाता है। यहाँ पर इनकी ऑड पावर हो, जैसे कि अगर पावर हो क्यूब या पावर हो 7 तो हमेशा इनका पीरियड 2 पाई अनअफेक्टेड ही रहता है ना। तो उस बेसिस पे भी कह सकता था कि सर इसका पीरियड हो जाएगा पाई और 1 अपॉन एक पीरियोडिक फंक्शन हमेशा एक पीरियोडिक रहता है। इवन अंडर ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इज स्टिल अ पीरियोडिक फंक्शन। तो यहीं से कंक्लूड कर सकते हो, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि सर इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं तो क्या हम इसको और क्लियर और बेहतर और साफ लैंग्वेज में लिख सकता हूँ 16 का √4 और साइन स्क्वायर एक्स नहीं पता है तो प्लस माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स, मतलब प्लस माइनस के बजाय मॉड लगा देते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा 16 का √ स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे 4 और साइन स्क्वायर एक्स का जो √ होगा दैट विल बी मॉड ऑफ साइन एक्स। अब एक और छोटी सी बात स्टूडेंट्स यहाँ भी आप कंक्लूड कर सकते हो, हमने पढ़ा है स्टूडेंट साइन एक्स का डेफिनेटली पीरियड होता है क्या 2 पाई, लेकिन अगर साइन एक्स के ऊपर मॉड लगा दिया जाए तो वापस वो नेगेटिव पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाता था। ये ग्राफ जो स्टूडेंट्स याद करो कुछ ऐसा बन रहा होता था, वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, वो ऊपर ही बनेगा सारा, क्योंकि मॉड लगाने से क्या होगा नेगेटिव वैल्यू सारी पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो मैं कहूंगा कि मॉड ऑफ साइन एक्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स, सर मॉड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड होगा दैट विल अगेन बिकम पाई। ये 2 पाई नहीं होगा, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई लेकिन मॉड ऑफ साइन एक्स विल बी पाई, है ना। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई लेकिन मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड होगा पाई। और अगेन डिनोमिनेटर में पीरियोडिक फंक्शन के चले जाने से भी वो पूरा फंक्शन पीरियोडिक ही रहता है और उसका पीरियड कितना होता है स्टूडेंट्स, उसका पीरियड भी होता है पाई। आसान सी सिंपल सी छोटी सी बात स्टूडेंट्स। अगर हमें लगने लगा था कि ऑप्शन सी शायद आंसर होगा, ऑप्शन सी शायद एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, तो एक बेसिक सा जनरल कंक्लूजन में दे सकता हूं कि नहीं सर ऑप्शन सी भी पीरियोडिक नहीं है। उसने पूछा था ऐसा कौन सा फंक्शन है जो नॉन पीरियोडिक है, सर ए बी और सी तो नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी कि सर ये तीनों तो नहीं है। तो आई वुड से ऑप्शन डी शुड बी मार्क्ड करेक्टली एज द आंसर दैट नन ऑफ दीज फंक्शंस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन, एक इजी सा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन आपको समझ आया और आपको क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि पीरियोडिक फंक्शंस कैसे फिगर आउट किए जाते हैं, कैसा देखा जाता है। क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, हम वही सारी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं जो हमने सब सीखी हैं, उसी बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। चलिए विद दैट आगे बढ़ेंगे। आई होप इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको तीनों ऑप्शंस ए बी सी बहुत क्लियरली समझ आए, वहां पे कोई डाउट नहीं है। विद दैट अब मूव करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहूंगा एक बार आप खुद से ट्राई करें स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन ट्राई किया, एक बार साथ में देखेंगे। मैं इसको आपको दो तरीके दूंगा इस क्वेश्चन को करने के, ताकि आप दोनों तरीके से सोच पाएं कि देखो ये एक स्टैंडर्ड सी मेथड है जो हमेशा फॉलो की जा सकती है, बट एक शानदार सा शॉर्टकट भी हम सीखेंगे। आई वुडंट से शॉर्टकट बट एक टेक्निकल डेफिनेशन, एक टेक्निकल अप्रोच कि देखो इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। बट अलॉन्ग विद दैट ये एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। याद करो स्टूडेंट्स, हमने सेट थ्योरी पढ़ा था, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स मैंने पढ़े, कंफ्यूजन हो रहा था यूनियन, इंटरसेक्शन और इनको लेकर, तो जल्दी से एक बार वो सारा पार्ट देख के इसी क्वेश्चन पर वापस आएंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको याद आ रही है स्टूडेंट्स कुछ बेसिक सी चीजें जो हमने पढ़ी थी। जैसे हमने सेट थ्योरी पढ़ते वक्त सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज ये सीखी थी सर कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है ना, इसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब अगर मेरी पूरी क्लास को मैं इंक्लूड करना चाहूँ तो दिस इज आवर एंटायर क्लास, हमारे पूरे IIT नीट के स्टूडेंट्स। अब मैं अगर इनके थोड़े क्लासिफिकेशन करना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं IIT के बच्चों को अलग बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये हमारे IIT वाला सेट है, और सिमिलरली सर अगर मैं नीट के बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि देखो सर ये हमारा नीट वाला सेट है। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये आपके IIT और नीट वाले दो अलग अलग सेट है। अब अगर मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, हम उसे किसी नोट करते हैं स्टूडेंट्स, हम उसे यू से नोट करते हैं, है ना। अब इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद सिर्फ मैथ्स के लिए आ रहे होंगे, जो सिर्फ फिजिक्स के आ रहे होंगे, जो या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, या फिर कुछ बच्चे जो IIT पूरा पढ़ रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो शायद सिर्फ नीट पढ़ रहे हैं, या हो सकता है शायद रियली एक्सेप्शनल कोई केस हो जो IIT और नीट दोनों पढ़ रहा हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन IIT JEE या नीट को बिलोंग नहीं करते, तो वो सेट्स का होंगे, वो एलिमेंट यहाँ कहीं रखे होंगे, वो बच्चे यहाँ कहीं होंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे सर जो सिर्फ IIT JEE की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वो एलिमेंट्स होंगे जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये क्या सेट है सर, ये हमारा IIT JEE के स्टूडेंट्स वाला सेट है। सिमिलरली सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो कहाँ होंगे सर, वो स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। ये वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं आपसे कहूँ कि सर क्या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, शायद हो सकते हैं सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो IIT JEE और नीट दोनों की तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज दैट, क्या IIT JEE एंड नीट, है ना। एंड ये और ये, दिस इज IIT JEE और नीट। और याद करिए स्टूडेंट्स, हमने बेसिक सी बात डिस्कस की थी कि एंड एंड और का बेसिक सा डिफरेंस। एंड मतलब हमने हमेशा से सीखा है स्टूडेंट्स क्या, एंड मतलब हमने सीखा है इंटरसेक्शन, एंड और मतलब हमने हमेशा से सीखा है यूनियन। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? आप सिंपल सी बात याद रखिए स्टूडेंट, जब हम एंड की बात करेंगे, एंड मतलब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो इन स्टूडेंट्स का नंबर है कुछ, इसको मैं डिनोट कर देता हूं x से, इन सारे स्टूडेंट्स का नंबर है लेट्स से y, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो हैं z, मतलब x क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला सेट ओनली IIT JEE, y क्या होगा स्टूडेंट्स ओनली नीट, और z क्या होगा स्टूडेंट्स IIT JEE एंड नीट, है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं सर जो IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईदर IIT JEE और नीट, है ना, तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, जब आपसे कोई पूछे IIT JEE, है ना, और नीट, तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, आप कहना चाह रहे हो सर कि अगर मैं IIT JEE के सेट को थोड़ी देर के लिए लेट्स से I वर्ड से डिनोट कर देता हूँ, नीट के सेट को N वर्ड से डिनोट कर देता हूँ, तो आप कहना चाह रहे हो सर, और मतलब यूनियन, मतलब आप कह रहे हो I सेट और नीट सेट, मतलब IIT JEE वाला सेट या नीट वाला सेट, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझसे कोई पूछता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर IIT JEE और नीट में, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो IIT JEE या नीट की तैयारी करते हैं, तो मैं कहूँगा x, z और y का सम, यानी आप कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, आप कहेंगे x प्लस y प्लस z। बट हैड समवन आस्क्ड मी कि सर IIT JEE एंड नीट, अगर आपसे कोई पूछता कि सर IIT JEE एंड नीट के स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब अगर कोई पूछे सर आप बताओ मुझे IIT JEE वाले स्टूडेंट्स का डेटा, एंड आई होप आपको ये टर्म समझ आ रही है। एंड मतलब अब हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो सर हमें चाहिए वो सारे स्टूडेंट्स जो IIT JEE एंड नीट की तैयारी कर रहे हैं। एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, मतलब मैं कहूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एंड नीट, है ना। उस बेसिस पे मैं क्या कहूँगा सर, ये होंगे ये वाले स्टूडेंट जो एग्जैक्ट दोनों के बीच में, मतलब वो IIT JEE को भी बिलोंग करते हैं और नीट को भी बिलोंग करते हैं, और वो किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम डिनोट करेंगे Z से। ये दो बेसिक सी बातें आई होप आपको समझ आई होंगी और इन पे कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं है। ये एंड और वाली बात भी याद रखिएगा हमेशा स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो हमेशा आपके काम आने वाला है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो इस बेसिस पे आई होप आपको अब यूनियन और इंटरसेक्शन पर क्लैरिटी है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और दे देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा जब कोई इंटरसेक्शन की बात करे तो आप कहेंगे जहाँ पर दोनों का वजूद है, जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दिस सेगमेंट विल बी कॉल्ड द इंटरसेक्शन। जब कोई यूनियन की बात करे तो एवरीवेयर एनीवेयर जहाँ पे भी या तो ये या फिर ये या दोनों है, मतलब मैं कहूँगा अगर यूनियन कहता मुझसे कोई तो सर ये पूरा सेक्शन और फिर ये पूरा सेक्शन, ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सब यूनियन होता। और एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसी बेसिस पे निकल के आता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में एक रिलेशन होता है। मतलब अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n ऑफ ए, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n बी, तो इसमें से मैं दोनों के अगर इंटरसेक्शन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं स्टूडेंट्स, तो आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ये जो होता है ये हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के इक्वल होता है। आई होप ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला आप सभी को याद है। इसी बेसिस पर अब हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक फैक्ट्री में 70% ऑफ द वर्कर्स लाइक ऑरेंजेस एंड 60% वर्कर्स लाइक एप्पल। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर इस सिनेरियो को मैं विजुलाइज करवाना चाहता तो सोच के देखो क्या ऐसा पॉसिबल था सर कि उस फैक्ट्री में जितने भी लोग थे, जितने भी वर्कर्स थे, अब आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए ज़रा कि सर कुछ वर्कर्स तो ऐसे हैं जो ऑरेंज पसंद करते हैं और कुछ वर्कर्स ऐसे हैं सर जिन्हें एप्पल पसंद है ना।
और सर अगर ऐसा कुछ है तो चीज़ें तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं सर, क्योंकि ऐसा देखो, नंबर को देखो ध्यान से, नंबर कैसा है सर? सर नंबर है 70% को ऑरेंज पसंद है और 64 को एप्पल पसंद है। मतलब अगर मैं इस पूरे सेट को ऑरेंज कहूँ तो कितने लोग स्टूडेंट? 74 आई बिलीव आर लाइकिंग, 70% आर लाइकिंग ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस पसंद करने वाले देर आर 70% पीपल। एंड व्हेन इट कम्स टू काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल, एप्पल पसंद करने वाले कितने लोग हैं? तो एप्पल पसंद करने वाले लोग हैं सर 64%, है ना? तो एप्पल पसंद करने वाले लोग हैं 64%। ठीक है सर, ये डेटा हमने पढ़ा, ये हमें समझ आया। अब वो क्या कह रहा है उसे सुनिए। वो कह रहा है X% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, X% वर्कर्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो ऑरेंजेस और एप्पल दोनों पसंद करते हैं। तो उस X के बारे में क्या प्रेडिक्शन कहा जा सकता है कि सर वो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, या इनके बीच लाई करेगा? कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता इनमें से कौन सी बात कही जा सकती है उस X के बारे में। बाय द वे X क्या है स्टूडेंट्स? X है वो डेटा, मतलब वो सारे वर्कर्स, वो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स जो ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद करते होंगे। अब बात समझो स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, क्या ऐसा कह सकता हूं, दिमाग लगाइए, कि ये जो x है सर, ये जो x है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सोच के बताओ। क्या मैं इसे 0 रख सकता हूं? सोच के देखो। अगर मैंने इसे 0 रखा होता तो प्रॉब्लम समझते हैं क्या होती है? सोच के देखो। अगर मैं रखता हूं इसे 0, मान लो यहाँ पे रखा 0, तो सोच के देखना स्टूडेंट्स, अगर ये 0 हुआ, जैसे ही ये 0 हुआ, तो बताओ ये कितना है? 64। तो मुझे पूरा का पूरा 64 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आई होप यू रियलाइज ये पूरे सर्कल की वैल्यू है 64। मतलब ऐसा मान लो 64% को अभी मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ कि टोटल वर्कर्स है यहाँ पे 64 और यहाँ पे टोटल वर्कर्स है 70। मतलब 64 वर्कर्स को क्या पसंद है स्टूडेंट्स? एप्पल, है ना? 64 वर्कर्स को एप्पल पसंद है। उसमें से मैंने कहा 0 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें एप्पल एंड ऑरेंजेस दोनों ही पसंद नहीं है। 0 से कम नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं और काउंट करने के लिए हम होल नंबर्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो 64 पीपल जो थे, 64 वर्कर्स जो थे, उन्हें एप्पल पसंद है। उनमें से 0 ऐसे हैं जिन्हें एप्पल एंड ऑरेंजेस दोनों पसंद है। तो सर अगर 0 यहाँ आ रहा है तो इस सर्कल को कंपनसेट करने के लिए 64 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर उस केस में ही तो ये 0 + 64 के इक्वल होगा। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? इसी पॉइंट को थोड़ा और अगर मैं एक्सटेंड करूँ, इसी पॉइंट को थोड़ा और समझाऊँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? 70 लोग ऐसे हैं सर, 70 पीपल आर लाइक दो, 70 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें ऑरेंज पसंद है। सर 0 ऐसे थे जिन्हें एप्पल एंड ऑरेंज दोनों पसंद है। तो अगर यहाँ पे भी 70 एडजस्ट करना है तो मैं 70 ऐसा लिखूंगा ताकि 70 + 0 जो है वो 70 के इक्वल हो जाए। क्योंकि सर्कल की वैल्यू कितनी इंश्योर करनी है स्टूडेंट्स? इस सर्कल की वैल्यू मुझे इंश्योर करनी है 70। बट ऐसा करने के दौरान आप समझिए आपने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। प्रॉब्लम समझना सर, यहाँ पे 70 पीपल, यहाँ पे 64, 70 + 64 कितना होता है? एक सेकंड के लिए सोच के देखो स्टूडेंट्स। अच्छा बाय द वे मैंने ये मान लिया कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे दोनों ही पसंद नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ पे भी कुछ वर्कर्स हो सकते थे ना। वो कैसे वर्कर होते सर? वो ऐसे वर्कर्स होते जिन्हें ना तो एप्पल पसंद है और ना ही ऑरेंज पसंद है। बट सर मैंने मान लिया है थोड़ी देर के लिए कि सर मान लेते हैं ऐसा कोई भी वर्कर नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ डेटा होता तो अभी तक वो बातें कर रहा होता है ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा कोई भी वर्कर नहीं है जिसे ऑरेंज या एप्पल पसंद, दोनों ही पसंद नहीं है, कोई एक भी चीज़ पसंद नहीं है। ऐसा कोई भी सेट नहीं है, है ना? सबको या तो ऑरेंज या एप्पल या दोनों पसंद है। बट चूंकि मैं डेटा मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि सर एंड वाला जो केस है कि वो लोग जो दोनों ही पसंद करते हैं ऑरेंज एंड एप्पल, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैं कहना चाह रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि सर उसकी मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं 0 है। तो 0 हो सकती है या नहीं वो देखना चाह रहे हैं। तो समझिएगा, मैं अब आपसे कह रहा हूं आप 70 और 64 का सम करो स्टूडेंट्स। जैसे ही आपने 70 और 64 का सम किया तो समझिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं समझो, क्योंकि सर 70 लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑरेंज पसंद है और 64 लोग ऐसे हैं जिन्हें एप्पल पसंद है। तो अगर ऑरेंज और एप्पल को ऐड किया तो समझना क्या होता है। सर ऑरेंज और एप्पल को ऐड किया तो 70 + 64 कितना हो जा रहा है? सर ये हो जा रहा है 4 और 7 और 6 होता है 13, तो हो जा रहा है 134। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, ये 134 लोग नहीं है, आपने 134% पीपल ले आए, क्योंकि 70% पीपल ऑरेंज थे, 64 पीपल एप्पल थे। तो अब आप ले आए हो 134% पीपल। सर ये कैसी बात कर रहे हो? सर हमेशा बेस तो 100% होता है ना, मतलब एम्प्लॉयज तो 100% होंगे ना। उसने 100% वर्कर्स का बाइफर्केशन किया है, उसने बोला है 100% को डिवाइड किया, उसमें से 70% ये थे, 64 ये थे। सर आपने अगर ये डेटा लगाया कि 0 अगर यहाँ रखा तो 70 यहाँ रखा, 64 यहाँ रखा, तो इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में जो टोटल वर्कर्स निकल के आ रहे हैं वो 134 आ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? वर्कर्स तो 100% होते हैं ना, 100% बेस होता है कि 100% उसमें से ये इतना, उसमें से इतना। तो एक्चुअली आप जो ये एरर जनरेट कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, कौन सा वाला सर? ये एक्स्ट्रा 34 वाला, मतलब 100 के बियॉन्ड जो भी है, 100 के बियॉन्ड जो भी है, 100 के बियॉन्ड जो भी है, 100 के बियॉन्ड 34 ज्यादा आ रहा है। तो उस बेसिस पे आप ये कंक्लूड करोगे स्टूडेंट्स की मिनिमम नंबर ऑफ जो वर्कर्स होंगे
मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स जो ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद कर रहे होंगे वो होंगे 34। क्या आपको मेरी ये बात डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि 70 और 64 का जो सम है वो 34 को क्रॉस कर रहा है, 100 से 34 ज़्यादा है। यानी अब आप कहोगे कि सर ऑरेंज और एप्पल दोनों खाने वाले लोग मिनिमम 34 होना तय है, बशर्ते बाहर आप किसी को एडजस्ट नहीं करें। और नहीं पता सर हम बाहर एडजस्ट क्यों करेंगे, हमें नहीं पता, और अगर नहीं बोला गया तो हम सारी चीज़ें यहीं एडजस्ट करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट? तो मैं कहूँगा अगर टोटल 70 लोग ऑरेंज पसंद करते थे, जिसमें से मिनिमम 34 लोग तो ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद करेंगे, तो यहाँ पे 70 एडजस्ट करने के लिए क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली हम लिखेंगे यहाँ पर 36, क्योंकि आप सोच के देखो 36 प्लस 34 कितना होता है? 70। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। बड़ी सिंपल सी बात में कहना सर। हालांकि हमसे ये और ये डेटा नहीं पूछा है, बस मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम आप जीरो नहीं रखेंगे। आपको रियलाइज हुआ अगर जीरो रखा तो डेटा में इनकन्सिस्टेंसी कैसे डेवलप होगी, और ये 134 चला जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि 100 ही हो सकते थे मैक्सिमम। तो 100% के बियॉन्ड जो भी आ रहा है इन दोनों को ऐड करने पे वो नंबर है जो मिनिमम होगा। मैं इसे फॉर्मूले से भी प्रूव कर दूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस आप डेवलप कर पाओ, आप सोच पाओ कि देखो ऐसे भी किया जा सकता है। ऑल्दो आई कम टू द स्टैंडर्ड अप्रोच कि देखो ऐसे भी सोचा जा सकता था, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। बट मैं चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे इंट्यूटिवली भी तो आप सोच सकते हो, आप ऐसे भी तो दिमाग लगा ही सकते हो, ऐसे वर्बली भी तो सोचा जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट बस ऐसे ही पूछा जाता कि इस केस में जब आपने इसको मिनिमाइज किया तो इस केस में नंबर ऑफ पीपल हु आर लाइकिंग एप्पल ओनली, मतलब ओनली एप्पल वाले कितने होंगे? सर एप्पल वाले लोग हैं 64, उसमें से 34 तो वो है जो ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद करते हैं, पर मुझे इस सर्कल की वैल्यू रखनी है 64, तो ओनली एप्पल कितना होगा? 64 माइनस 34। डिड यू गेट माय पॉइंट? और 64 माइनस 34 कितना होगा? क्लियरली दिख ही रहा है सर, वो कितना होगा? 30। और अब अगर आप सुने और अगर आप सोचें कि इसका सम कितना होगा, तो देखो स्टूडेंट्स 36 प्लस 34 70, 70 प्लस 30 100। और यही तो होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो टोटल उस एम्प्लॉयज़ हैं, जो टोटल वर्कर्स हैं, वो कितने हैं स्टूडेंट्स? सर टोटल वर्कर्स तो कितने होंगे? सर टोटल वर्कर्स तो 100% ही होंगे ना, क्योंकि 0% वर्कर्स ऐसे होंगे जो ना तो एप्पल खाते होंगे और ना ही ऑरेंज। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बहुत बेसिक सी, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मतलब पहला कंक्लूजन तो ये स्टूडेंट्स कि एप्पल एंड ऑरेंज खाने वाले अगर ये X% लोग हैं तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 34 होगी। ये हमेशा 34 से ज़्यादा ही होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगली चीज़ सर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, आप मैक्सिमम कितना रख सकते हो? आपको कितना अलाउड है, मतलब कितना रख पाओगे आप, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा कितना? अगर इस चीज़ पे बात करनी है तो इस पर भी बात करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगेन यही आपका ऑरेंज वाला सेट स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पर एक एप्पल वाला सेट, राइट? ये दोनों आपके सेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टोटल हमारे वर्कर्स हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, जिसमें हाँ सर टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे? 100%। क्या आपको ये बात समझ आ रही? अब सर एक सेट था किसका? सर एक सेट था ऑरेंज का और एक सेट था एप्पल का। ऑरेंज में कितने लोग थे सर? ऑरेंज खाने वाले 70% पीपल, और एप्पल खाने वाले कितने? एप्पल खाने वाले 64% पीपल। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज दोनों खाने वाले लोगों की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या आप 100% पूरा इसे दे सकते हो? क्या आप इसकी वैल्यू मैक्सिमम 100% रख सकते हो? आप सोच के देखो, अगर मान लो आपने यहाँ पे ही पूरा 100% दे दिया होता तो आपने कितनी बड़ी डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आपका डेटा कैसे सिंक से बाहर हो जाएगा? सर यही अगर 100% है तो मुझे तो पता है ना इस पूरे सर्कल की वैल्यू 64 है, और यहाँ 100 हो गया, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू 64 कराने के लिए यहाँ कोई माइनस में थोड़ी वैल्यू लिखूंगा। ये तो नंबर है ना, और नंबर हमेशा क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को काउंट करने वाला नंबर, और वो नंबर तो हमेशा क्या होता है, वो तो एक नेचुरल नंबर होता है ना स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा, होल नंबर होगा, बट यहाँ तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा। मतलब मैं सर 100% तक नहीं ले जा सकता ऐसे, तो क्या ले जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर 100% तक ले जाने में प्रॉब्लम आई तो क्या मैं इसे 70% रख सकता हूँ? क्योंकि सर मुझे बड़ा नंबर दिख रहा है 70, क्योंकि सर 70 के बियॉन्ड जाना मेरे ख्याल से गलत होगा। तो हाँ सर, अगर मैंने 70 रखा होता, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर 70 रखा होता तो मैं कहता कि सर यहाँ 0% रख के एडजस्ट कर दो, तो हाँ सर अभी भी इस सर्कल की वैल्यू 70 है। आपको बात समझ आ रही है? बट डिड यू रियलाइज अगेन मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है स्टूडेंट्स? कि आपने सर यहाँ तो 70 रख दिया, बट आप एक बात भूल गए कि सर आपने उस 70 को रखने के चक्कर में इसके 64 का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि अगर आपने पूरा 70 यहाँ दे दिया तो सर ये सर्कल तो बोल रहा है मैं मैक्सिमम 64 हो सकता हूँ, और आपने उसको 70 दे दिया तो आप यहाँ थोड़ी -6 रखोगे कि आप -6% कहोगे, क्योंकि -6% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एप्पल खाते हैं। काउंटिंग नेगेटिव नहीं होती ना, तो आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स की 70 रखने में भी प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे 70 भी नहीं होगा। डिड यू रियलाइज माई पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन, डाउट या क्वेरी नहीं है। थोड़ा और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी और चीज़ें समझता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, सुनिएगा ध्यान से। सर ये 70 है, 64 है, इन दोनों में
मिनिमम कौन सा है 64, तो आप बेहिचक बिना किसी हेजिटेशन के 64 रखिए। मतलब जो कॉमन पार्ट है, जो मिनिमम पार्ट दोनों में होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 64 होगा। क्यों होगा सोच के देखो सर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 64 भी रखा ना तो अब डेटा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इस सर्कल की वैल्यू 64 होनी चाहिए। ये 64 है तो ये कितना हो सकता है सर, ये 0% हो सकता है। और दूसरी चीज़ सर, इस सर्कल की वैल्यू 70% होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी 64 हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, मैं यहाँ पे 6% और ऐड कर दूंगा, तो ये पूरा भी 70% हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट कि आपको मेरा बेसिक सिंपल सा पॉइंट समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, पॉइंट बड़ा आसान सा है कि सर आपने अभी तो एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी है, तो 100% हो ही नहीं रहा है। सोचो 6 + 64 70, 70 + 0 70%। तो सर आपके ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज यूनियन एप्पल जो आ रहा है वो तो 70% आ रहा है, बट आप तो कहने चले थे सर ये तो कुछ और हो सकता है। हाँ सर, ये 70% है ना, आपको तो 100% चाहिए, तो एक काम करो ना, अब आप जो 0% बना रहे थे नीदर ऑरेंज नॉर एप्पल वाला, अब वो कितना कर दो 30%, तो आपका डेटा भी कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 + 64 70, 70 + 0 70, 70 + 30 100, और वापस आपने टोटल एम्प्लॉइज 100 एडजस्ट कर दिए। लेकिन इस बार अगर आपसे कोई पूछता कि नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज वाले कितने हैं, तो सर वो 30 होगा। आप मेरी बात डाइजेस्ट करो स्टूडेंट्स, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर कोई पूछे ऑरेंज एंड एप्पल वाला एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो आपको नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज वाला एरिया भी मैक्सिमाइज करना होगा। एंड उल्टा, अगर एप्पल एंड ऑरेंज वाला एरिया मिनिमाइज करना है तो ये एरिया भी मिनिमाइज करना होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आई होप बड़ी सिंपल सी बात है। इसी बेसिस पर अगर मैं यही थॉट फॉर्मूले पर अप्लाई करना चाहूँ, कि आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स कि मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि ऑरेंज एंड एप्पल वाला जो पोर्शन है, जो आप x% की बात कर रहे हो, वो 64% के बियॉन्ड नहीं जा सकता। मतलब मैं एक और कंक्लूजन दूंगा स्टूडेंट्स, ये जो x% था ये हमेशा 64% से हमेशा छोटा ही होगा। और उस बेसिस पे क्या हम सीधे सीधे ऑप्शन सी मार्क करेंगे? अनडाउटेडली येस आई वुड से नहीं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो गलत, ऑप्शन ए तो गलत ही है क्योंकि वहां उल्टा लिखा हुआ है। और ऑप्शन सी आई बिलीव द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो एग्जैक्ट स्पेसिफिक आंसर है, वो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स क्या होगा, वो क्लियरली आपका सीधा सीधा ऑप्शन सी ही होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई और यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं इसे फॉर्मूले से सोचना चाहूँ तो कैसे सोच सकता हूँ स्टूडेंट्स? इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले पर वर्कआउट करते हैं। याद करो स्टूडेंट, बड़ी सिंपल सी उसने बात कही है, दो बातें फिक्स्ड हैं, दो बातें स्टैटिक हैं। क्या कि सर फैक्ट्री में 70% को तो ऑरेंज और 64 को एप्पल पसंद आना तय है। सुनिएगा फिर से ध्यान से स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि सर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑरेंज आर कितने, 70%, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल आर कितने सर, वो हैं क्लियरली 64%। अब हमें तो एक फॉर्मूला पता है सर, क्या फॉर्मूला पता है? दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब इसे मैं लिखूं तो आपकी भाषा में अब लिखूंगा ऑरेंज यूनियन एप्पल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑरेंजेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्पल वाला सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑरेंज इंटरसेक्शन एप्पल। एंड डू यू रियलाइज यही वो एक्स की वैल्यू है, ऑरेंज एंड एप्पल, तो यही तो वो एक्स की वैल्यू है। क्या आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? और इसी बेसिस पर मैं फाइनल आगे बढ़ना चाहूं तो मुझे क्या दिख रहा है सर, ऑरेंज और एप्पल का यूनियन क्या हो सकता है, पूरा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? कुछ भी होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 100, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। बट 100 भी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप याद करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे तो 100 भी नहीं हो पाए थे, यहाँ पे 70 ही हुआ था। बट फिर भी ज्यादा से ज्यादा कितना होगा सर? ज्यादा से ज्यादा 100 होगा। 100 कब होगा? जब ये 0 होगा। अगर इसको मैक्सिमाइज किया तो इसको मिनिमाइज करेंगे। पूरा यूनियन अगर मैक्सिमाइज करना है तो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 100 जा रहा है। तो अगर ये 100 यही 100 लाना है तो ये 0 रखेंगे। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। तो मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 100, मतलब मैं कहूँगा स्टूडेंट्स कि 100% अगर वैल्यू हो जाए तो ये हमेशा उससे कम ही होगा। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 100, तो ये वैल्यू हमेशा उससे छोटी होगी। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने स्टूडेंट्स, पीपल हु लाइक ऑरेंज 70 है ना। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल कितने स्टूडेंट 64। आई होप आपको ये बात भी समझ आ रही है। माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑरेंजेस एज वेल एज एप्पल्स। आई होप ये बात भी क्लियर हो रही है। अगर मैं अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल इधर लाते हैं, 100 उधर लाते हैं, 134 माइनस 100 दैट्स 34। तो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल जो हैं सर, ऑरेंजेस एंड एप्पल जो हैं वो हैं 134 माइनस 100, यानी वो हमेशा 34% से ज़्यादा हैं। तो क्या आपको पहला कंक्लूजन समझ आया स्टूडेंट्स? ये जो पहला रिजल्ट हमने डिराइव किया, आई होप बेसिक सी बात आपको क्लियर हो रही है। अलॉन्ग विद दैट अब एक मैं सेकंड रिजल्ट डिराइव करना चाहूँ कि सर अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस और एप्पल यही वो x% स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो, ये x% हमेशा 34 से ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन एप्पल मैक्सिमम वैल्यू क्या रखते हैं, तो आप फिर से वही बात दोहराओ स्टूडेंट्स। क्या बात सर? कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन एप्पल जो है
नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल जो है सर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू, याद करो स्टूडेंट्स, क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है? सर उस केस में ये वाला वायलेशन होगा, क्योंकि किसी का भी इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना देगा? सर एप्पल और ऑरेंज का कॉमन क्या होगा? क्या कॉमन एलिमेंट 70 हो सकते हैं? सर इसके अंदर ही 64 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में कॉमन 70 कैसे हो सकते हैं? दोनों में कॉमन मिनिमम ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे सर? 64, क्योंकि इसमें मिनिमम मतलब इसके पास 64 ही है ना, तो 64 के बियॉन्ड कॉमन एलिमेंट्स ढूंढोगे कहां से? तो बात बड़ी सिंपल सी स्टूडेंट्स कि अगर ऑरेंज और एप्पल का मिनिमम मतलब मैक्सिमम कोई पूछे कि इससे तो हमेशा कम ही होगा, तो मैं कहूंगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्पल वाला सेट कितने स्टूडेंट्स? 64 से तो हमेशा कम ही होगा। यानी आप ये कंक्लूड करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑरेंज एंड एप्पल, ये जो आपका x% है, वो हमेशा 64% से कम होगा। और यही बात आपने कहाँ कही है सर? यही बात आपने यहाँ कही है। तो दोनों तरीके आपको समझ आए स्टूडेंट्स, या तो ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच जो स्टैंडर्ड सी है, या फिर ये इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच कि सर ऐसे सोच लो कि इसको मिनिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। कि आपको ये पूरा सेंस डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स कि हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे थॉट प्रोसेस ला रहे हैं और कैसी चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हैं। अगर इतना क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। आई होप आपको सेट थ्योरी पे अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है और अब इंटरसेक्शन और यूनियन कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं और अच्छे से आप सेट थ्योरी इमेजिन कर पा रहे हो। आई अंडरस्टैंड कुछ बोर्ड्स में कभी ये 10th में हो जाता है, कुछ में नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट कंसर्न, बट आई बिलीव जहां भी हुआ है जहां भी नहीं हुआ है उसके बाद अब आपको सेट थ्योरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेट थ्योरी के वो कंसेप्ट जो हमें फंक्शंस रिलेशंस को समझने में जरूरी थे, जो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी थे, उतने तो आई बिलीव क्लियर है। उसके बियॉन्ड अभी नहीं भी जाए तो चलेगा, है ना। विद दैट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैं चाहूंगा, आई होप ये कंसेप्ट अब क्लियर है, यूनियन इंटरसेक्शन, है ना, सारी चीजें। अब मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से देखें और ट्राई करें और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया, जल्दी से इसे देखेंगे साथ में, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है सर, अच्छी बात है। इसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन होगा स्टूडेंट्स, राइट। अलॉन्ग विद दैट वो कह रहा है सर सेट एक सेट है, उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं, यानी एक्स की वो सारी वैल्यूज मौजूद हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के इक्वल है। ठीक है सर। सर मुझे इन सबसे पहले एक छोटी सी चीजें निकालनी होगी, मतलब वो सेट एक्स के बारे में पूछ रहे हैं सर, निकाल लेंगे। इन सबसे पहले वो ये चीज पूछ रहा है कि सर एफ इनवर्स एक्स जो है आपका, एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे, वो कैसे वर्कआउट करेंगे, वो इस बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं कहूंगा सर एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए यही वाली प्रोसेस काम में आएगी। और एक रीजन है स्टूडेंट्स एक्स को -1 से बड़ा रखने का, क्योंकि वो चाह रहा है कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या बन जाए, वो बाइजेक्टिव बन जाए। बाइजेक्टिव यानी 1 1 ऑन टू तो शायद रहा होगा, या 1 1 बनाने के लिए, वो मैनी 1 से 1 1 पे आने के लिए उसने इंश्योर किया कि x की वैल्यू -1 से बड़ी हो। मतलब इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल था, बट चूंकि इसको बाइजेक्टिव बना के रखना था, मतलब इसे 1 1 ऑन टू बना के रखना था, इसके मैनी 1 होने के चांसेस थे, क्योंकि शायद सर उस केस में प्रॉब्लम आती, तो इसलिए उसने इंश्योर किया कि x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी हो। ठीक है सर। इसी बेसिस पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं क्या करूंगा, हम इनवर्स निकालने की प्रोसेस जानते हैं, हम लिखते हैं y इज इक्वल टू क्या, मतलब एफ ऑफ एक्स को हम y लिख लेते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए उसको क्या लिख लेता हूं, इससे मैं लिखता हूं x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन, राइट। -1 को इधर लेकर आते हैं तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे हम x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस वन। आई होप आपको ये भी नजर आ रहा है। अब अगर एक छोटा सा चेंज मैं करता हूं, मैं चेंज क्या करता हूं, अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ, तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर y प्लस वन। आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी प्रॉपर्ली। अब अगर मैं 1 को उधर शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे। 1 को उधर शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ओवर y प्लस वन, अंडर रूट ओवर y प्लस वन माइनस वन। आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी प्रॉपर्ली कि हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। आई थिंक यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस वन, 1 को और उधर लेके गए तो ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। एक छोटी सी स्टेप स्टूडेंट्स की आपको याद है, जब आप इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स निकालते वक्त आप क्या करते हैं, अब आप y को फाइनली x से और x को y से, या सीधे सीधे अब ये जो x है इसे आप f इनवर्स x लिख दीजिए। तो अब आपका f इनवर्स x की जो डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, सर f इनवर्स x किसके इक्वल होगा, वो होगा अंडर रूट ओवर y को रिप्लेस कर देंगे x से तो ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस वन। तो ये आपका ओवरऑल फाइनली आता है f इनवर्स x, है ना। सर वो कह रहे हैं x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए f ऑफ x f इनवर्स x के इक्वल हो। ठीक है सर। f ऑफ x क्या था याद करिए स्टूडेंट्स, सर f ऑफ x था x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है सर, f ऑफ x था x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन, दिस वॉज एफ ऑफ एक्स, है ना। एंड व्हाट वाज एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स निकल के आ रहा था अंडर रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस वन। ठीक है सर, एफ इनवर्स एक्स निकल के आ रहा था कितना, अंडर रूट ओवर
x माइनस वन प्लस वन। आई होप यहाँ तक मैंने कुछ तो गलत लिखा है, यहाँ तक उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, ये तो हो जाएगा प्लस, और ये जो हमने लगाया है, आई एम रियली सॉरी, इसे हम करेंगे प्लस और इसे करेंगे माइनस, है ना। तो मैं फिर से कर देता हूँ, इसे हम करेंगे माइनस और ये था प्लस, है ना। आई थिंक अभी चीज़ें सही हैं, बिल्कुल सही। आप समझिएगा स्टूडेंट्स, अब मुझे x की वो सारी वैल्यू चाहिए जिनके लिए fx f इनवर्स x के इक्वल हो। ठीक है सर, आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड करने के लिए मुझे जो सबसे पहली स्टेप नजर आ रही है कि सर ये -1 और ये -1 कैंसिल कर देते हैं। अब सर एक छोटा सा काम और करते हैं कि दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाने वाला है x+1 टू दी पावर आई बिलीव 4, है ना। और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x+1। अब आई होप यू आर रियलाइजिंग आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे क्या नहीं कर सकते कि सर x+1 से x+1 को कैंसिल किया। आर यू रियलाइजिंग दैट मुझे ऑब्वियसली इसको इधर लाना पड़ेगा, वन ऑफ द फैक्टर्स विल गेट क्रिएटेड। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, अगर x+1 को इधर लेकर आए तो मेरे पास इस तरफ तो दिख रहा है x+1 टू दी पावर 4 और इस तरफ क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, -x+1 इज इक्वल टू 0। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर किया, -1 से -1 कैंसिल हुआ तो वो पार्ट हट गया, तो इस तरफ बचा था x+1 का होल स्क्वायर, इस तरफ बचा था √x+1, है ना। अब हमने किया अंडर को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर, सिंपल सा प्रोसेस स्टूडेंट्स। अब अगर मैं चाहूं तो क्या मैं x+1 कॉमन ले सकता हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही आप x+1 कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, x+1 कॉमन लेते ही बाहर एक तो दिख जा रहा है क्या x+1, अब अंदर क्या बचेगा वो समझिएगा सर, अंदर यहां से तो निकलेगा x+1 का क्यूब, है ना, यहां से निकलेगा x+1 का क्यूब, और यहां क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचेगा ऑब्वियसली -1, तो ये दिखेगा -1 इज इक्वल टू 0। और अगर इस कंक्लूजन पे काम करें तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है 0, मतलब ऑब्वियसली या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 और 0 इंटू 0 इज 0। तो पहला कंक्लूजन x+1 को जब 0 के इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही आप x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो पहला कंक्लूजन की x की वैल्यू जो होगी सर वो होगी -1। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ आया। अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक और रिजल्ट निकल के आ रहा था, x+1 का क्यूब भी तो -1 के इक्वल हो सकता था। ठीक है सर, एक और रिजल्ट निकल के आ रहा है कि x+1 का जो क्यूब है सर वो भी -1 के इक्वल होगा, है ना। आई एम रियली सॉरी, x+1 का क्यूब -1, x+1 क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x+1 होल क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। तो इस बेसिस पे क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर x+1 का जो क्यूब है वो 1 के इक्वल है। क्या इस बेसिस पे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर यहाँ से ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे, क्यूब रूट अगर दोनों तरफ लूँ तो 1 का क्यूब रूट हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x+1 विल बी इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ आ रहा है, मैंने दोनों तरफ क्यूब रूट लिया है, उस बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो क्या मैं कंक्लूजन दे सकता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी सर, यहाँ से होगी 0। सो डू यू रियलाइज कि मेरे पास दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं x की, कौन कौन सी सर, एक आती है 0 और एक आती है -1, यानी इन दोनों वैल्यूज के लिए, x की इन दोनों वैल्यूज के लिए, इनके लिए 0 और -1 के लिए f f इनवर्स x के इक्वल होगा, और 0 और -1 अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेंगी ऑप्शन ए में। डिड यू अंडरस्टैंड, एक इजी सा आसान सा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था जो कि यूज कर रहा था पहले तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कंसेप्ट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया, उसको बाइजेक्टिव बनाने वाली बात, और दूसरा सेट्स का फॉर्म कि सर f f इनवर्स x के इक्वल है x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए, तो हमने सीधा सीधा इनवर्स निकाला, f के इक्वल रखा, सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व की स्टूडेंट्स, और हमने वो सारी वैल्यूज निकाली x की जिनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी कि f f इनवर्स x के इक्वल है। एक आसान सा क्वेश्चन था आई बिलीव, जिसे आपने इजीली समझा। विद दैट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी, तो एक बार जल्दी से इसे देख के समझिए और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे समझिए। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हमेशा हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है समझना, क्वेश्चन को समझे बिना बात नहीं बनेगी, है ना। हमने हमेशा से सीखा है द मोर टाइम यू स्पेंड इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन द हायर द चांसेस दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे से समझना ही ज़रूरी है ना। मतलब क्वेश्चन जिस मोमेंट पे आप समझ जाओगे क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं f एक फंक्शन है सच दैट, ये बड़ा क्रूशियल सा पार्ट है, f -1 प्लस f x+1 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स f। अब जब भी ऐसा कुछ कहा जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये है कि यहाँ पे वो कुछ आपसे कहना चाह रहा है, मतलब इसके थ्रू आपको वर्कआउट करना है। फिर उसने कुछ पूछा है सर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब सारे रियल वैल्यूज के लिए, तो सबसे अच्छी बात है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखो। दूसरी बात उसने एक और चीज कह दी है कि f 5 है, ठीक है सर, ये भी यूज करेंगे। और इस एक्सप्रेशन की वो वैल्यू पूछ रहा है जो हम वर्कआउट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। बट इन सब बातों से पहले मैं इसका कंक्लूजन चाहता हूं कि इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो उसने जो लिख कर दी, आपको क्या लिख के दी है सर,
वो लिख रहा है स्टूडेंट्स एफ ऑफ व्हाट, ध्यान से सोचिएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो ध्यान से सुनिए, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, है ना। और इसे वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इसे वो लिख रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, इसे कह रहा है अंडर रूट 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन अंडर रूट 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। देखो जो भी चीजें दी गई हैं, जब भी कुछ ऐसा कहा या दिया जाए तो कैसे सोचा जाता है वो समझिएगा। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इसको पहले ऐसे देखो, जब वो कुछ चीज का एडिशन चाह रहा है, रिपीटेटिव एडिशन, है ना, किसी एक एक्सप्रेशन का, किसी एक पॉइंट का, उसके साथ कोई एक पर्टिकुलर सी वैल्यू दे रहा है, तो वो इन सबको किसी ना किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से कह रहा होगा। जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखे, जब भी कभी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ इस क्वेश्चन को वर्कआउट करना पड़ेगा। और उसमें कैसे सोचा जाता है उसी पे बात करने वाले। देखो मैं एक छोटा सा काम करता हूं स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूं, मैं x को x माइनस वन से रिप्लेस करता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा समझना। सर अगर मैंने x को x माइनस वन से रिप्लेस किया तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सोच के देखो। सर ये x माइनस वन से रिप्लेस होगा तो x माइनस वन यानी क्या हो जाएगा, x माइनस टू। तो इस तरफ क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है f ऑफ x माइनस टू। आई होप आपको ये समझ आया। सिमिलरली आप x माइनस वन से यहाँ भी रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वन प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा x, यानी कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है f ऑफ x। आई होप आपको यहाँ भी कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली इस x को भी अगर x माइनस वन से रिप्लेस किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स f ऑफ कितना, f ऑफ x माइनस वन। आई होप ये सारी स्टेप्स आपको समझ आ रही हैं। अलॉन्ग विद दैट एक छोटा सा चेंज और लेकर आते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसको चाह रहा हूं कि इसको मैं पीरियोडिक फंक्शन बनाने की तरफ, है ना, टेंड करूं। मतलब मैं पीरियोडिक फंक्शन की तरफ बनाना चाह रहा हूं कि शायद अगर वैसा बन गया तो ये जो रिपीटेटिव टास्क वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ पूछ रहा है वो हम फिगर आउट करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि सर ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज। तो देखेंगे सर कि मैं कुछ भी ट्राई करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मतलब x की x माइनस वन रख दूं या कुछ और भी रख दूं। जैसे अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में x की जगह x प्लस वन रख देता मान लो, तो क्या होता सोचिएगा। अगर x की जगह x प्लस वन रखते तो यहां रखा x प्लस वन, तो x प्लस वन माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल, तो कितना बचेगा x। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा f ऑफ x। आई होप आपको ये बात समझ आई। सिमिलरली यहाँ x प्लस वन रखा तो x प्लस वन तो कितना हो जाएगा x प्लस टू। तो इसे मैं लिखूंगा कितना स्टूडेंट्स, इसे मैं लिखूंगा f ऑफ x प्लस टू। आई होप ये भी आपको डाइजेस्ट हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ देखो स्टूडेंट से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स कितना, f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे x प्लस वन, तो हो जाएगा f ऑफ x प्लस वन, है ना। अगर थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ इसे इक्वेशन वन और इसे मैं कहूँ इक्वेशन टू, तो ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों को ऐड करें, मैं क्यों करवाना चाह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो देखो इधर f ऑफ x माइनस वन f ऑफ x प्लस वन दिख रहा है, शायद कुछ ऐसा सा बनेगा। सर समझते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो देखो क्या हो रहा होगा, उस बात को ध्यान से समझिए। सर सबसे पहली चीज तो ये f ऑफ x माइनस टू प्लस f ऑफ x प्लस टू, और क्या हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ x, है ना। f ऑफ x यहाँ भी, f ऑफ x यहाँ भी है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सोचता हूँ तो क्या दिखेगा सर लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिखेगा वो होगा f ऑफ x माइनस टू प्लस f ऑफ x प्लस टू। ये दो चीज़ें तो दिख ही रही हैं सर सीधे सीधे से, कौन कौन सी, f ऑफ x माइनस टू, f ऑफ x प्लस टू, और क्या दिख रहा है सर f ऑफ x प्लस f ऑफ x, यानी 2 टाइम्स f ऑफ x। आई होप ये भी आपको रियलाइज हो रहा है कि ये हो जा रहा है 2 टाइम्स f ऑफ x। राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है सर, राइट हैंड साइड वाली चीज ध्यान से देखते हैं। सर राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखें तो अंडर रूट 2 कॉमन है, f ऑफ x माइनस वन f ऑफ x प्लस वन बच जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो राइट हैंड साइड पे सर अंडर रूट 2 के साथ जो एक्सप्रेशन दिखेगा वो होगा f ऑफ x माइनस वन प्लस f ऑफ x प्लस वन। ठीक है सर, यहाँ तक मुझे चीज़ें दिख रही हैं। अब अगर इसी के साथ में आगे बढ़ूँ तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कि सर f ऑफ x माइनस वन और f ऑफ x प्लस वन मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। आप ध्यान देखो f ऑफ x माइनस वन f ऑफ x प्लस वन, तो कहना है से उस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं अंडर रूट 2 टाइम्स f ऑफ x से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो अंडर रूट 2 f ऑफ x से मैं इसे रिप्लेस करूंगा, तो ये पार्ट तो एज इट इज रखा है स्टूडेंट्स। क्या दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखो, f ऑफ x माइनस टू प्लस f ऑफ, है ना, ये आपकी नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स। मैं ये सारे साइंस जनरली अवॉइड करता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं हम फटाफट सॉल्व करें और आंसर लेकर आएं, बट ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आपको समझ आने के लिए, कि इनकेस बाद में भी कभी आप इन नोट्स को रेफर करें तो समझ पाएं, तो वो सारी चीज़ें आई एम राइटिंग डेफिनेटली, है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, f ऑफ x माइनस वन प्लस f ऑफ x प्लस वन, ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट वैसे मैं अंडर रूट 2 टाइम्स f ऑफ x से रिप्लेस करूंगा, और जैसे ऐसा किया तो हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स f ऑफ x, मतलब आप लिखेंगे अंडर रूट 2 तो ऑलरेडी है और अंदर बचेगा अंडर रूट 2 टाइम्स f ऑफ x। आई होप यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं है। और इसी बेसिस पर अब मैं फाइनली लिखूं तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स f ऑफ x
आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। और जैसे ही सर ऐसा कुछ दिखा तो क्या 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स से कैंसिल हो सकता है? तो देखो हम काफी क्लोज इस बात को प्रूव करने को लेकर कि सर एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज 0, तो कैन आई कंक्लूड एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आई। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा कहूँ स्टूडेंट्स कि चलो एक काम करते हैं सर, x को x प्लस 2 से रिप्लेस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर सर मैंने x को x प्लस 2 से रिप्लेस किया तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पार्ट यहाँ रखते हैं। तो देखो x की जगह x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 माइनस 2, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास असने वाला है एफ ऑफ एक्स, और जैसे ही यहाँ पर रिप्लेस किया तो x प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ कितना स्टूडेंट्स, एफ ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 यानी हो जाएगा x प्लस 4। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? मैंने क्या किया अभी, बहुत बेसिक सी बात आपके सामने चेंज की है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 किसके इक्वल है सर, इसमें x की जगह मैंने क्या रखा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 तो ये हो जा रहा है x प्लस 4। क्या हम इसे पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करने के काफी क्लोज है? सर मैं काफी क्लोज हूं। अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता, क्या मिलता सर, कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाता एफ ऑफ एक्स प्लस टी के, अगर ऐसा कुछ मिलता है, इस टी की जगह ऑब्वियसली कुछ वैल्यू होती, तो मैं क्या कंक्लूड करता है स्टूडेंट्स, में कंक्लूड कर देता सर कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पहली बात तो विद विच पीरियड, इसका जो पीरियड होगा स्टूडेंट्स वो कितना होता है, टी, जो भी वो वैल्यू होती है ना विद द पीरियड टी, ये होता है एफ ऑफ एक्स जो होता वो सर डेफिनेटली एक पीरियोडिक फंक्शन होता। बट सर एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि इस चीज से कैसे निजात पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 4 के इक्वल है। मतलब इसमें मुझे ये नेगेटिव साइन नहीं चाहिए था। क्या इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको हम फिगर आउट कर सकते हैं किसी तरीके से? शायद कोई बात बन जाए, कुछ तिकड़म बढ़ा ले, वैसे जैसे हम यहाँ तक सोचते आ रहे हैं कि सर यहाँ पे हमने सोचा कि सर एक्स को एक्स माइनस 1 से रिप्लेस किया, एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस किया, तो ऐसा कुछ सोचकर यहाँ पर भी क्या मैं इसको पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करने की तरफ बढ़ सकता हूँ? सोच के देखते हैं स्टूडेंट्स। मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि हम एक छोटी सी बात कंक्लूड कर पा रहे हैं सर यहाँ पर, ऐसी छोटी सी बात कि सर एफ ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है सर, एक छोटा सा काम ये करके देख सकते हैं। चलो पहले मैं ट्राई करवाऊँ, मैं चाह रहा हूँ एक बार जल्दी से सोचो स्टूडेंट्स कि फाइनल स्टेप क्या सोचेंगे ताकि एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग के इक्वल आ जाए, ताकि वो समथिंग जो है वो फाइनली इसका पीरियड कहला जाए और हम प्रूव कर दें कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? हम ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि फाइनली मैं इसके करीब पहुंचना पा रहा हूं कि इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा और फाइनली इससे हम आंसर ले आएंगे। बट एक छोटा सा सजेशन, जस्ट ट्राई एंड हेल्प मी विद इन फिगरिंग आउट द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इन ऑर्डर टू प्रूव दिस फंक्शन पीरियोडिक। अब अगली स्टेप हमें चाहिए, तो जल्दी से हिंट दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से सोचिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। देखो बड़ी सिंपल सी चीज थी स्टूडेंट्स, इसी क्लू को यूज करते हैं और बात बनाते हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो इस एक्सप्रेशन में मैं x को x प्लस 4 से रिप्लेस करता हूं। सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने x को x प्लस 4 से रिप्लेस किया तो क्या बनेगा? बस मैं ये चाह रहा हूं कि नेगेटिव पार्ट हट जाए, है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि सर x प्लस 4 से रिप्लेस किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है x प्लस 4, राइट। बट इस तरफ क्या होगा, सोच के देखो सर, इस तरफ होगा f ऑफ x प्लस 4 से रिप्लेस किया तो x प्लस 4, है ना, तो हो जाएगा x प्लस 8, क्योंकि x प्लस 4 तो हो जाएगा x प्लस 8, यानी नेगेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस 8। तो छोटा सा सजेशन स्टूडेंट्स की बस इस वाले पार्ट को ध्यान से सुनिए, माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 8। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, f ऑफ x प्लस 4 को हम इस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, ये वाली वैल्यू, है ना। तो f ऑफ x प्लस 4 को रिप्लेस किया तो इस तरफ तो क्या बच जा रहा है सर, f ऑफ x बच जा रहा है। और अगर इस तरफ देखें स्टूडेंट्स तो क्या बच जा रहा है, माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 4। f ऑफ x प्लस 4 की वैल्यू है माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 8, यानी क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 8। डिड यू रियलाइज कि हमने उस चीज को कैसे वर्कआउट किया? और फाइनली हम पॉजिटिव साइन की तरफ बढ़ चुके हैं। और अगर मैंने ऐसा सोचना शुरू किया तो क्या मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 8। और जैसे ही आप ऐसा कुछ लिख पाते हैं, अब आप काफी क्लोज हैं फाइनली उस बात को कहने, यार अगर आप कह सकते हैं कि f ऑफ x अगर x प्लस t के इक्वल है तो बर्ची कुची कसर वही कि अगर x प्लस t के इक्वल है तो t यानी क्या, पीरियड। और अभी हम प्रूव कर पा रहे हैं कि सर f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है सर, वो f ऑफ x प्लस 8 के इक्वल है, यानी 8 जो होगा वो उसका पीरियड होगा। इस बात का क्या तात्पर्य, मतलब ये बात का पॉइंट क्या है, ये बात क्यों कही या कही जा रही है, ये निकालने का मतलब क्या है? वापस आते हैं सर इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था वो समझते हैं। सर क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। ये एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन है समेशन ऑफ f, देखो ध्यान से, समेशन ऑफ f ऑफ 3 प्लस 8r। डिड यू अंडरस्टैंड? ये कुछ ऐसा सा लिख रहा है सर, ठीक है सर।
एफ ऑफ 3 प्लस 8r, और r की वैल्यू 0 से 10 तक जा रही है। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है सर? r की वैल्यू 0 से 10 तक जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी ये बात है स्टूडेंट, सोच के देखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अब आर की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो चीज़ें कैसे हो रही होंगी। अगर आप पैटर्न देखते हो तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो क्या रखते हैं सर? आर की वैल्यू 0 रखते हैं तो कितना आता है? 3 प्लस 8 इंटू 0 यानी 3। तो पहली टर्म आती है सर एफ ऑफ 3। आई होप आपको ये साइन का मतलब समझ आता है। दैट समेशन मतलब आप ऐड करते चले जाएंगे, मतलब आप आर की अगली वैल्यू ट्राई करेंगे। तो जैसे आप आर की अगली वैल्यू ट्राई करेंगे तो आर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे तो अब आर हो जाएगा 1। ऐड करके जब आर की वैल्यू 1 लिखते हो तो हो जाता है एफ ऑफ 3 प्लस 8 इंटू 1। आर की वैल्यू 1 है तो 8 इंटू 1 यानी 3 प्लस 8 है ना। तो ये कितना हो जाएगा अगला वैल्यू एफ ऑफ 3 प्लस 8 है ना। 8 इंटू 1 के बजाय हम कीपिंग इट एज 3 प्लस 8। अच्छा अगली टर्म क्या होगी सर? अब आर 1 से इंक्रीज होगा, अब आप फिर ऐड करेंगे और आर फिर 1 से इंक्रीज होगा। अब जब आर 1 से इंक्रीज होगा तो अभी आर कितना था? 1। और 1 से इंक्रीज किया तो आर बनेगा 2 यानी कितना हो जाएगा? 3 प्लस 8 इंटू 2। अब नॉट राइटिंग इट 16 में 8 इंटू 2 ही लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हो जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस 8 इंटू 2। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है और ऐसे ही कहानी चलती चली जाएगी। आई होप आप पैटर्न क्लिक कर पा रहे हो कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी सर? वो होगी एफ ऑफ 3 प्लस 8 इंटू 3। और ये कहाँ तक जाने वाला है स्टूडेंट्स? इस पैटर्न को देखो ध्यान से, ये कहाँ तक जाएगा सर? आर की वैल्यू होगी कितनी? 10 आखिर में, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10। तो जो लास्ट टर्म होगी दैट विल बी कितना? एफ ऑफ 3 प्लस 8 इंटू 10। अब एक छोटा सा वही रिजल्ट हम काम में लेने वाले स्टूडेंट। सिंपल सी बात याद करो सर। सिंपल सी बात ये थी कि आपने कहा था कि एफ ऑफ एक्स जो था वो एफ ऑफ एक्स प्लस 8 के इक्वल था। तो कहना है इसे कि सर एफ ऑफ 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ 3 प्लस 8 के। सर ना सिर्फ ये, क्योंकि 8 इसका पीरियड है तो 8 के किसी भी मल्टीपल पर सेम बातें रिपीट होंगी। यानी आप कहना चाहो तो आप इसको किसके इक्वल भी कह सकते हो? एफ ऑफ 3 प्लस 8 का कोई भी मल्टीपल, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, इन सब पर भी वो वैल्यू सेम होगी। क्या आपको ये बात रियलाइज हो रही है स्टूडेंट्स? ये सब सेम होंगे, ये सारी वैल्यूज। यानी एफ ऑफ 3 प्लस 8 इंटू 100 भी होगा तो वो भी इक्वल होगा, पर हम तो कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? 8 इंटू 100 तक। ये सारी बातें इक्वल होंगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात है, चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड है 8, तो एफ ऑफ 3 प्लस 8, एफ ऑफ 3 प्लस 8 इंटू एनीथिंग विल ऑलवेज रिमेन सेम। क्या आपको ये बात याद आ रही है स्टूडेंट्स? यही पीरियोडिक फंक्शंस की खास बात होती है कि अपने पीरियड के साथ चीजें रिपीट करते हैं, वही बात बार बार रिपीट होती है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं वापस क्वेश्चन पे दी गई इंफॉर्मेशन यूज करूं तो सर एफ ऑफ 3 5 के इक्वल दिया है, और जब कोई कहे कि सर एफ ऑफ 3 जो है वो 5 के इक्वल है तो सर आप थोड़ी सी चीजें सोचिए और ध्यान से देखिए। एफ ऑफ 3 प्लस 8, एफ ऑफ 3 प्लस 8 इंटू 2, ये सब किसके इक्वल है सर? ये सारी बातें इक्वल है 5 के। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स की आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हो इस क्वेश्चन में। आप 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कुछ टाइम्स ऐड कर रहे हो, बट कितनी बार आप ऐड कर रहे हो? कोई सोच रहा है स्टूडेंट्स की इसको हम 10 टाइम्स ऐड करें? आप देखो, ये था आपका फर्स्ट टाइम। जब आपका 8 इंटू 1 आया तो सेकंड टाइम था। जब 8 इंटू 2 आया तो आप 5 को थर्ड टाइम ऐड कर रहे थे। जब आप 8 इंटू 3 आया तो इस 5 को आप फोर्थ टाइम ऐड कर रहे थे। तो जब आप 8 इंटू 10 लिख रहे हो तो आप 5 को 11th टाइम ऐड कर रहे हो। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो सर? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप 5 प्लस 5 प्लस 5 करते चले गए, लेकिन कितना टाइम सर? नॉट 10 टाइम्स, दिस यू डिड 11 टाइम्स। आई होप अब यहां से बातें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 5 when added 11 टाइम्स। तो इसका सीधा सा कंक्लूजन होगा 5 इंटू 11। और जैसे ही आपको कोई 5 इंटू 11 कह रहा है तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 5 इंटू 11 इज क्लियरली 55। और इस बेसिस पर आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? आई थिंक अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढूं तो मुझे सीधा सीधा ऑप्शन भी दिख रहा है। डिड यू रियलाइज आप एक गलती कर सकते थे? अगर आपने इसको 10 टाइम्स ले लिया तो 5 इंटू 10 आप 50 मार्क कर देते और आपकी वो जो मोस्ट प्रोमिनेंट, जो मोस्ट कॉमन गलती होती है वो ऑप्शन ए में दे रखी थी उन्होंने। सो डिड यू गेट माई पॉइंट? चांसेस आर हायर कि आप ऐसी सिली सी एरर करें और जल्दीबाजी में आप ऐसा कोई ऑप्शन मार्क कर दें, मतलब आप सब कुछ सही करके भी गलत मार्क करके आ जाते हैं। दैट्स माई कंसर्न कि चीज़ें बहुत बारीकी से करनी होगी, हर चीज़ का ध्यान रखना होगा, हर स्टेप पे यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, वेरी कॉशियस, और हर स्टेप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना होगा। विद दैट अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा है कि पीरियोडिसिटी कैसे प्रूव की गई, उसके बाद हमने कैसे उसको यूज़ किया, और ये जो एक कॉमन पॉइंट था कि ये जो रिपीटेशन वाला लॉजिक हमें यहाँ दिखा, इसके थ्रू जो हमने इसको जनरलाइज किया और इसकी पीरियोडिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हमने 5 को बेसिकली 11 टाइम्स ऐड करके इसका आंसर लिखा। एक एक स्टेप आई बिलीव आपको क्लियर हुई है। विद दैट अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैं चाहूँगा आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें स्टूडेंट्स एक बार। देखो वो क्या कह रहा है, वो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है। वापस वही बात कि ये कैसा फंक्शन है, क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। याद करिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव मतलब हमने पढ़ रखी हैं चीज़ें, जब x खुद को ही ले आए, जब वही एलिमेंट खुद को जनरेट कर दे। सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स की अगर x y को जनरेट कर रहा है
और y भी अगर x को जनरेट कर दे तो हम कहते हैं ऐसे रिलेशन को क्या, हम ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक कहते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी सीखी है सर, कि सर अगर a से b तक पहुंचा जा सकता है, या फिर अगर मैं x और y की ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो सर अगर x y को जनरेट करता है एंड अगर y z को जनरेट करता है, तो डेफिनेटली एक और कंक्लूजन निकल के आना चाहिए कि सर x z को भी जनरेट करे, है ना। अगर ऐसा हो रहा होगा तो मैं कहूंगा कि हाँ सर ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। और क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है स्टूडेंट्स की कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। खैर, इस थ्योरी को रिवाइज करने के साथ में वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ आऊं, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग सा और कितना शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, मतलब किसी प्लेन में मौजूद सारी लाइंस का, मतलब मान लो ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है इट इज अ प्लेन, ये जो बोर्ड है दिस इज अ प्लेन, उसमें लाई करने वाली सारी लाइंस, मतलब कोई भी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होगी यहाँ पर, मैं इन सब लाइंस की बात कर रहा हूँ आपसे ना, ये सारी जो लाइंस है स्टूडेंट्स, ये जो सारी लाइंस है, ये सारी लाइंस क्या है क्लास, इस प्लेन में लाई करने वाली लाइंस, इन सारी लाइंस के सेट को मैं डिनोट करता हूं एल से। सो दिस इज दैट सेट एल। आई होप आपको ये बात समझ आई, वो यही कहना चाह रहा है आपसे। अब वो क्या कह रहा है, आर बी अ रिलेशन ऑन एल, तो आर एक रिलेशन अप्लाई कर रहा हूं इस एल सेट पर, है ना, इस एल सेट की लाइंस पर मैं एक रिलेशन अप्लाई कर रहा हूं। मान लेता हूं ये एक लाइन है, लेट्स कॉल इट L1, लेट्स कॉल इट L2, लेट्स कॉल इट L3, ऐसी सारी लाइंस है स्टूडेंट्स, राइट। इन सारी लाइंस के ऊपर एक रिलेशन अप्लाई करता हूं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि L1 से L2 में जो रिलेशन होगा तब होगा जब L1 L2 पे परपेंडिकुलर होगी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। पॉइंट बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, दो लाइंस के बीच का अगर रिलेशन डिफाइन करना है, तो मान लो एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, है ना। थोड़ी देर के लिए अगर मैं L2 को रीड्रॉ करूं तो L1 से L2 रिलेशन तब डिफाइंड होगा स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात, कि अगर जो L2 लाइन है, अगर L2 लाइन परपेंडिकुलर है तो L1 एज एन इनपुट पास करोगे तो L2 वाला एज एन आउटपुट जनरेट होगा। मतलब जब आप L पे वो रिलेशन अप्लाई कर रहे हो R वाला, तो L1 से L2 जनरेट होगी। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मतलब L1 लाइन जो है वो, मतलब उसने कैपिटल L, उसने स्मॉल L1 लिया, तो मैं स्मॉल L1 ही ले लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट्स कॉल इट स्मॉल L1, लेट्स कॉल इट स्मॉल L2 एंड लेट्स कॉल इट स्मॉल L3। तो सर वो ये कह रहा है कि सर स्मॉल L1 से स्मॉल L2 वाला रिलेशन जस्टिफाइड, मतलब पेयर एग्जिस्ट करेगा जब आप रिलेशन लिखोगे ये, तो वो रिलेशन में डेफिनेटली L1 और L2 एज अ पेयर आएगा। वो कैसे आएगा, कब आएगा, जब L1 एंड L2 क्या हो स्टूडेंट, जब L1 परपेंडिकुलर हो L2 पर। तो ये वो रिलेशन की डेफिनेशन है, ये वो कंस्ट्रेंट या कंडीशन है जो इस रिलेशन में अप्लाई हो रहा है। इस बेसिस पे वो आपसे कुछ बातें पूछ रहे हैं कि ये रिलेशन कैसा है, क्या है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या तीनों है, तो बेहतर लैंग्वेज होगी इक्विवेलेंस, ये कैसा रिलेशन है। तो शुरुआत करते हैं क्लास इसी से कि क्या R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। सिंपल सी बात क्लास, क्या R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या सर, अगर एक लाइन है L1 तो वो लाइन खुद पर ही, मतलब L1 का अगर L1 पर ही रिलेशन होना है तो सेम आइडेंटिकल पेयर देखना है। तो आइडेंटिकल पेयर मतलब क्या कि सर L1 लाइन L1 पर ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए। L1 लाइन शुड बी परपेंडिकुलर ऑन लाइन L1। क्या कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होती है? आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बात बड़ी सिंपल सी है सर कि एक तो लाइन है L1 और दूसरी लाइन भी L1, मतलब यही L1 है और यही L1 है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये लाइन तो खुद पे ओवरलैप कर रही है ना, वो वही तो लाइन है, वो वही सेम लाइन है। तो कोई लाइन खुद पर कभी कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है? ये बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि वो खुद पर तो ओवरलैप करती है ना, और वो खुद पे ओवरलैप कर रही है तो L1 पर परपेंडिकुलर हो, मतलब कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर हो, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसका कोई सवाल नहीं उठता है तो L1, L1 जैसा कोई पेयर उस रिलेशन R में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब A, A, B, B या L1, L1। और अगर ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कैन आई कंक्लूड कि सर कम से कम ये रिलेशन के बारे में दो बातें मैं कह सकता हूं कि सर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं रहा। और द मोमेंट यू आर एबल टू से कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, कैन आई कंक्लूड अब इसके इक्विवेलेंस होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि तीनों होना जरूरी था, उनमें से एक ही हट गया, अब बाकी दो हो भी जाएं तो इक्विवेलेंस नहीं बचा। अब इन दोनों में से चेक करना है कि सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये देखते भर क्लियर हो गया होगा कि मैं कंक्लूड कर सकता हूं सर कि सिमेट्रिक है। सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर दो लाइन सर मान लेते हैं L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, अगर मैं मान लेता हूं कि L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है, मान लो ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, दिस इज योर लाइन L1 लेट्स से एंड दिस इज योर लाइन L2। तो सर अगर लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, मतलब रिलेशन R में अगर मुझे एक पेयर दिखा कैसा सर, L1, L2, है ना, तो क्या मुझे L2, L1 भी पेयर मिलेगा? हाँ सर, बिना सोचे समझे मिलेगा, क्योंकि अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर तो म्यूचुअल होता है ना। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो आई एम एबल टू से कि सर एक पेयर डेफिनेटली ऐसा भी मिलेगा जो होगा L1, L2। मतलब
अगर एक पेयर है L1, L2 तो दूसरा L2, L1 मिलना तय है, क्योंकि अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली सर इस बात का यही तो मतलब है कि सर L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर होगी, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मैं इस रिलेशन को क्या कह दूंगा स्टूडेंट्स, मैं इस रिलेशन को बिना किसी डाउट के कहूंगा कि रिलेशन सिमेट्रिक है। बट इन केस इफ यू आर स्टिल गेटिंग कंफ्यूज्ड कि क्या सर ये एमएसक्यू हो सकता था अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता, और ऑप्शन बी के बाद अगर मुझे ऑप्शन सी भी चेक करना होता जहाँ पे मुझे पता करना होता कि क्या है ट्रांजिटिव है, जल्दी से सोचिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके हम सॉल्व करेंगे कि क्या है ट्रांजिटिव हो सकता था। मैं 3 लाइन्स लेता हूँ स्टूडेंट्स, मान लेते हैं L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये है L1 और ये है L2, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये है लाइन L1 और ये है लाइन L2, है ना, मान लेते हैं L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है, और अगर मैं एक और रिलेशन बनाता हूँ कि L2 लाइन सर L3 पर परपेंडिकुलर है, सर L2 लाइन L3 पर परपेंडिकुलर, मतलब L2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है L3। अब अगर मैंने L2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन लेट्स से L3 ड्रॉ की, तो मान लेते हैं ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, क्या L3 लाइन में किसी और तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ स्टूडेंट, सोच के देखिएगा। सर पहला कंक्लूजन की L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर थी और L3 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर थी, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वही रिलेशन है कि सर A से B में जा रहे हो और यहाँ पे आप B से C में जा रहे हो, तो क्या A से C में भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब A से B एग्जिस्ट करता है सर मान लेते हैं, और B से C एग्जिस्ट करता है, सो इज इट हेल्पिंग अस इन कंक्लूडिंग कि A से C में भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से शायद थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि सर ये था L1, ये था L2 और L3 जो खुद L2 पर परपेंडिकुलर, सर 3D में होता तो शायद बात अलग होती, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे 2D में बातें हो रही हैं, एक प्लेन पर बात हो रही है, और अगर प्लेन पे बात हो रही है तो क्या मैं ऐसा कहूँगा स्टूडेंट्स 3D में क्या होता है वो हम 3D चैप्टर पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, वैक्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे, बट फिलहाल के लिए बस ये समझिए अगर 2D में बात कर रहे हैं, अगर कार्टेशियन सिस्टम में बात कर रहे हैं, जब एक किसी प्लेन पे बात कर रहे हैं, यानी शीट पे बात कर रहा है जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, इस पे अगर मैं देखूं तो अगर L1 पर L2 लाइन परपेंडिकुलर है और L3 L2 पर परपेंडिकुलर है, तो ये L1 और L3 क्या होंगी स्टूडेंट्स, क्या आप सोच पा रहे हो कि सर L1 और L3 बिना किसी हेजिटेशन में कहूंगा कि ये सर L1 और L3 कैसी होंगी, सर L1 और L3 पैरेलल होंगी, मतलब अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है तो मेरा कंक्लूजन होगा कि L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होंगी, मतलब मैं नहीं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि सर A से C भी कोई पेयर एग्जिस्ट करता है। क्या बात आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, L1 L2 पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, L2 L3 पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अब L3 और L1 का क्या वो पैरेलल होना तय है सर, क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट, और अगर ऐसा हुआ तो मैं बेशक कह सकता था कि सर ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होता, मतलब इसका ऑप्शन क्या मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी सिमेट्रिक। आई होप आपको इसके सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ आए, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। बचे हुए पांचों क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, हम अभी और कंसोलिडेट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, ऑलरेडी एक डीपीपी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने टाइप ऑफ फंक्शंस के जितने भी थ्योरी जब उस वक्त कवर की थी वो डिस्कस की थी, बचे हुए टाइप्स ऑफ फंक्शंस के हमने कंसेप्ट रिवाइज किए, कवर किए, जो भी बच रहे थे वो कवर किए, कंप्लीट किए, और उन्हें और कंसोलिडेट कर रहे हैं इस वाली डीपीपी के थ्रू, जिसका पहला पार्ट हमने आज कवर किया जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए, जिसमें आई थिंक आपने डिटेल में चीज़ों को समझा और अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई, और क्वेश्चंस करेंगे क्लास नेक्स्ट लेक्चर में। बट बिफोर दैट आई होप यू नो समथिंग वेरी क्रूशियल, दैट www.magnetbrains.com एक वेबसाइट है जहां पर आपको सारी चीज़ें, मतलब हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको किंडरगार्टन से K-12 तक सारी चीज़ें, ना सिर्फ ये बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, ऐसे हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। आप ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन, बिना किसी हिडन कॉस्ट या चार्जेस के www.magnetbrains.com पर एक्सेस कर सकते हैं, और सारी चीज़ें एज इट इज़ हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भी रेप्लिकेट होती हैं। जैसे अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट वाला यूट्यूब चैनल एक्सेस करना चाहें तो उसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, यही की यही सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम सारे मटीरियल और सब कुछ के साथ यूट्यूब पर भी रेप्लिकेट होती हैं। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा चीज़ें वेबसाइट पर एक्सेस करिए। सो वी आर इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो हर सेगमेंट, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आपको फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप वेबसाइट विजिट करें तो आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे जब भी आप किसी भी कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं IIT JEE पर, तो पूरा IIT JEE आपके सामने ओपन हो जाता है। दिस इज IIT JEE नीट मॉड्यूल, या रादर दिस इज IIT JEE नीट, इसके और नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आपके IIT JEE के रेगुलर 2024 को टारगेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सेगमेंट्स हैं। अगर आप मैथ सेगमेंट के वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट देखना चाहें उस सब्जेक्ट पर वॉच नाउ पर क्लिक करिए। आप यहीं पर बफर फ्री मोड में बिना किसी हैसल, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन या डिफिकल्टी के सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। वी आर इंश्योरिंग कि इंडिया के टॉप टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें।
आप जैसे ही यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे उसके सारे सब्जेक्ट्स के उस सारे चैप्टर्स प्रॉपरली आपको दिखेंगे, उनको आप एक्सपांड करिए, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पर जितने भी लेक्चर्स बने हैं सब कुछ डीपीपीज इन एवरीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप लेक्चर पर क्लिक करिए, वॉच नाउ पर क्लिक करिए, पूरा लेक्चर यहीं आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहीं आप फुल स्क्रीन मोड में एज इट इज पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हैं, अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं। बाय द वे यही की यही सारी सेम चीज़ें यूट्यूब पर भी रेप्लिकेट होती हैं। मतलब यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ कोर्स विच इज़ 100% फ्री ऑनलाइन क्वालिटी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम सेम चीज़ें रेप्लिकेट कर रहे हैं एज इट इज़, वहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम एफर्ट्स डाल रहे हैं काफ़ी सारे आपके लिए इस सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए। द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव इज कि प्लीज़ डू कीप लाइकिंग दीज वीडियोज़। अगर आपको सच में से काफ़ी हेल्प और काफ़ी मदद मिल रही है और आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस पढ़ाई को, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करते रहिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड एंड मोटिवेटेड, ताकि हम इसी लगन मेहनत के साथ शिद्दत के साथ आपके लिए काम करते रहें और वीडियोज़ बनाते रहें। नॉट जस्ट दैट, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, एटलीस्ट वो तो लिखिए। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप आस्क मी योर डाउट पर फॉरवर्ड करिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी जेनरिक सा इशू है तो कमेंट में लिख सकते हैं। वी कीप रीडिंग योर कमेंट्स, हम उन्हें डेफिनेटली एड्रेस करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हमेशा इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स की चैनल पर कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी नया आपके लिए आता है, कोई भी नई चीज़ अगर आपके लिए रिलीज़ होती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, नोटिफाइड रहें जो भी नई चीज़ें आपके लिए लाई जा रही हैं, काम की रिलीज़ हो रहे हैं। समथिंग वेरी क्रूशियल स्टूडेंट्स, चूँकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट 100% क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी इस फीचर को यूज़ कर पाएँ, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।